नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। पिछले दिन हम लोगों ने क्लास 7th का जो साइंस है उसके सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग क्लास 8th के जो साइंस है इसके चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास आप रेगुलर बेसिस पे करते रहिए क्योंकि अब जो चैप्टर आएंगे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज का पहला जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारे सामने है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। काफ़ी छोटा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन टीआरई 1 में पूछा जा चुका है। कृषि पद्धति, ध्यान रखिएगा ये चैप्टर जो है कृषि पद्धति, यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑलरेडी टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कृषि पद्धति में क्या क्या आता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मिट्टी तैयार किया जाता है, उसके बाद बुआई होती है, खाद एवं उर्वरक देना पड़ता है, डालना पड़ता है, फिर सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद जो भी खेत में खरपतवार होते हैं उसको हम लोग निराई करके हटा देते हैं। फिर इसके बाद फसल कट जाती है तो कटाई करते हैं और कटाई करने के बाद फसल को हम लोग डंठल से अलग कर लेते हैं, उसके अनाज को, और उसका भंडारण कर लेते हैं। यही कुछ सीरीज आपके टीआरई 1 में दिया था और उसको एक सही सीरीज में सजाकर आंसर देना था। आगे बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि मछली के कॉड लिवर में विटामिन डी पाया जाता है। जो मछली है उसके जो कॉड लिवर होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है जो अस्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उर्वरक से ही मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। अब ध्यान रखिएगा, अब जानते हैं कि फसल के उत्पादन के लिए दो प्रकार के जो है एक खाद होता है और एक उर्वरक होता है। तो खाद से हमें ह्यूमस प्राप्त होता है लेकिन उर्वरक से ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। अच्छी जो है ये लाइन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये आपका चैप्टर फर्स्ट में इतना ही कंटेंट था। अब हम आते हैं चैप्टर सेकंड पर। चैप्टर सेकंड है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। यानी जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारे लिए मित्र हैं या शत्रु है, इसके बेस पर ये चैप्टर है। ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म जीव केवल यंत्र के द्वारा ही देखा जाता है। यानी जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनको हम लोग एक यंत्र के माध्यम से देख पाते हैं, नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख पाते हैं। अब सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जो है जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं और शैवाल होते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि जीवाणु में गोल जीवाणु आते हैं जिसे कोकस कहा जाता है, सर्पिला जीवाणु होते हैं जिसे स्पिरेला कहते हैं, छड़नुमा जो जीवाणु होते हैं उसे बेसिलस कहा जाता है और कॉमा टाइप का जो जीवाणु होते हैं उसे विब्रियो कहा जाता है। कवक में 3 प्रकार के होते हैं, राइजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, पेनिसिलियम और एसरजिलस, ये 3 जो हैं कवक होते हैं। प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम आते हैं। जबकि शैवाल की बात करें तो शैवाल में आते हैं आपका क्लेडोमाइनोस और स्पाइरोगाइरा। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान देना, वायरस जिसे जीवाणु कहते हैं, विषाणु कहते हैं, तो वायरस जिसे विषाणु कहते हैं सूक्ष्म जीव हैं परंतु एक कोशिकीय होते हैं। कहने का मतलब है वायरस सूक्ष्म जीव तो हैं लेकिन यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। वायरस के चारों ओर प्रोटीन तथा केंद्र में डीएनए और आरएनए होता है। जो वायरस होते हैं उनके शरीर के चारों ओर क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है और इनके केंद्र में डीएनए और आरएनए दोनों होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, सूक्ष्मजीव द्वारा ब्रेड, दही, केक तथा एल्कोहल बनाने में सहायक होते हैं। यानी जो भी सूक्ष्मजीव हैं सूक्ष्मजीव के द्वारा ही ब्रेड, केक, एल्कोहल बनाया जाता है। जैसे आपने ईस्ट से सुना है कि एल्कोहल बनता है। ठीक है, इसी तरह से आप जो है ईस्ट के द्वारा अन्य चीज़ें भी बनाते हैं। जैसे जो लोग केक बनाते हैं उसको फुलाने के लिए, तो इन सभी की चीज़ों में ईस्ट या हम कह सकते हैं सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण की सफाई तथा नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो सूक्ष्म जीव हैं ये सूक्ष्म जीव पर्यावरण की सफाई भी करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। मतलब कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके पौधों को प्रदान कर देते हैं, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यह काम सूक्ष्म जीव के द्वारा ही किया जाता है। ब्रेड, पेस्ट्री तथा केक बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। वही बात मैं बोल रहा था आगे
कि जो ब्रेड होते हैं, पेस्ट्री होते हैं और केक होते हैं, इनको फुलाने के लिए, चूँकि देखते हैं कि आप ब्रेड और पेस्ट्री जो भी होते हैं ये चूँकि फूले रहते हैं, तो इनको फुलाने के लिए हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट आपको दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। लुई पास्चर ने किण्वन रेबिज का टीका तथा पास्चुराइजेशन की खोज की। यानी लुई पास्चर का 3 चीज़ों में काफ़ी महत्व है। एक होता है किण्वन, दूसरा रेबिज का टीका और तीसरा पास्चुराइजेशन। ये 3 चीज़ जो है लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था, इसको याद रखना है। इन्होंने किण्वन की खोज 1857 में की थी। किण्वन की खोज कब की गई थी? 1857 में। सूक्ष्मजीव द्वारा दवा भी बनाया जाता है, जिसे हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। यानी जो भी सूक्ष्मजीव हैं वे हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनके द्वारा मेडिसिन बनता है, जिसे हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब चूँकि एंटीबायोटिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें याद रहना चाहिए कि कितनी प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं। यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है एंटीबायोटिक का, जिसमें टेट्रामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन, एंथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये कुछ एंटीबायोटिक का नाम है जिसे याद रखना है आपको। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। आगे बात करें तो वायरस से होने वाले बीमारी में एंटीबायोटिक काम नहीं करता। गजब इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना कि जब कभी भी अगर आपको वायरस से कोई बीमारी हो रही है तो आप उसमें एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक उसमें काम ही नहीं करता है। पेनिसिलिन की खोज, जो प्रथम एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसको याद रखना है कि जो पेनिसिलिन है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ठीक है, पेनिसिलिन जो है फफूंद, जिसे हम लोग कवक या फंगस कहते हैं, इसी से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो फफूंद से, या कहिए तो कवक या फंगस से। नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल के द्वारा किया जाता है। यानी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जिसमें वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो यह सूक्ष्म जीव कौन है? तो साइनोबैक्टीरिया है और हरे नीले शैवाल है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाले भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, जो एंथ्रेक्स है ये मनुष्य और मवेशियों में होने वाले क्या है? भयानक रोग है। होता किसके द्वारा है? तो जीवाणु के द्वारा। एंथ्रेक्स को बायोलॉजिकल वेपन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बायोलॉजिकल वेपन का मतलब, अपने वेपन का मतलब हथियार तो जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हथियार जैसे चलाकर या जो भी किसी तरह से भी हम लोग किसी और का शिकार करते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है कि अब वो ज़माना गया कि हम तुम्हारे ऊपर तो मिसाइल गोला बारूद छोड़ेंगे, अब अक्सर बायोलॉजिकल वेपन छोड़ा जा रहा है। ठीक है ना। बायोलॉजिकल वेपन का मतलब है कि कुछ बीमारी टाइप का कुछ वायरस आपके देश में छोड़ दिया जाएगा, तो इसे बायोलॉजिकल वेपन कहा जाता है। तो एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स को बायोलॉजिकल वेपन कहा जाता है, इसे याद रखना। ठीक है, जंतुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी जूनेटिक कहलाता है। मतलब कि कोई भी बीमारी अगर जंतु से मनुष्य में जा रही है या फैल रही है तो ऐसे बीमारी को हम लोग जूनेटिक कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। अभी यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है। ठीक है, कि कौन बीमारी किससे फैलती है, किस तरह से उसका रोकथाम किया जा सकता है, उसके बचाव करने का क्या उपाय हो सकते हैं, इसे आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट आता ही आता है। ठीक है, इस बार भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, टियर 3 में। अब देखिए, जो क्षय रोग है जिसे हम लोग टीबी बोलते हैं, तो टीबी जीवाणु के द्वारा फैलता है और इसके माध्यम क्या होता है? तो वायु के माध्यम से। ठीक है, खसरा जो बीमारी है ये वायरस के द्वारा फैलता है और ये वायु का माध्यम है। चिकन पॉक्स जो है, तो चिकन पॉक्स ये वायरस से फैलता है और ये वायु और सीधे संपर्क में आने से फैल सकता है। पोलिया जो है, पोलियो जिसे हम लोग बोलते हैं, ये वायरस से फैलता है और ये वायु और जल के माध्यम है। अब ध्यान रखिएगा,
ये चारों जो रोग है जिस व्यक्ति को होता है, तो ऐसे रोगी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से अलग रखना उचित होता है और इसके लिए टीकाकरण करवाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि हैजा जीवाणु से फैलता है और ये जल और भोजन इसके माध्यम है। टाइफाइड जीवाणु से फैलता है, इसके माध्यम जल है। यानी जिसको हैजा या टाइफाइड हुआ है, ऐसे व्यक्तिगत स्वच्छता अच्छी आदतें अपनाना चाहिए। यानी जिसे यह बीमारी है उसको कहिए कि आप सही तरह से रहो, स्वच्छ रहो और अपना थोड़ा सा आदत बदलो, अच्छी आदत अपनाओ, तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। बिना मेडिसिन के तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ये कुछ अपनाना पड़ता है। हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है और इसके माध्यम जल है, और जिसको हेपेटाइटिस हुआ है उसको उबले पेयजल का उपयोग करना चाहिए। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है और जो है ये मच्छर होती है, मच्छर से फैलता है और इसके लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं बचने के लिए। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन बीमारी होती है, यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, पायरिया, पेचिस, कालाजर और नीडा रोग। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से होने वाली कुछ बीमारी है, इसको याद रखना है। वायरस से बात करें तो वायरस से रेबीज, चेचक, छोटी माता, एड्स, खसरा, मेनिंजाइटिस और ट्रैकिया। ठीक है, बैक्टीरिया या जीवाणु से बात करें तो इससे टिटनेस, हैजा, कुष्ठ रोग, टीबी यानी क्षय रोग, प्लेग, डायरिया, टाइफाइड और पर्टूसिस नामक बीमारी होती है। ये आपका बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाली बीमारी है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी बीमारी होते हैं जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। जैसे नींबू की बात करें तो नींबू में कैंकर नामक रोग होता है। कैंकर नामक रोग नींबू में होता है और ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसके माध्यम वायु है, हवा से होता है। गेहूं में रस्ट नामक बीमारी फैलती है, यह कवक से होता है और ये वायु और बीज के द्वारा फैलता है। भिंडी में पीत नामक बीमारी होती है और ये वायरस से फैलता है और ये कीट के द्वारा फैलता है। और मूंगफली में टीका नामक बीमारी होती है। आगे बात करें तो परिरक्षक जो है, अब परिरक्षक है क्या, तो नमक व खाद्य तेल के प्रयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने हेतु किया जाता है। इसी को परिरक्षक कहा जाता है। जैसे आपके घर अगर अचार वगैरह पड़ता होगा तो आप देखते होंगे कि जब अचार पड़ता है तो अचार को क्या कहता है कि उसमें जो भी आम का जो फल रहता है उसको हम लोग नमक फेंट कर, कुछ मसाले फेंट कर धूप में सुखा देते हैं और उसके बाद उसको तेल में डुबो दिया जाता है, तेल में रख दिया जाता है। तो ऐसा करने से उसमें फफूंद वगैरह, कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। इसी को जो नमक तेल हो गया ये परिरक्षक है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में जो है किसी प्रकार का सूक्ष्म जीवों का वृद्धि नहीं होता है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबोसल्फाइड भी परिरक्षक है। कहने का मतलब कि सोडियम जो बेंजोएट है और सोडियम मेटाबोसल्फाइड ये भी क्या है, ये भी एक परिरक्षक है। चीनी का प्रयोग जैम, जेली एवं स्क्वैश से बचाने के लिए किया जाता है। पास्चुराइजेशन की बात करें तो पास्चुराइजेशन में होता क्या है कि दूध को 70% सेल्सियस से गर्म किया, 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और ये 15 से 30 सेकंड के लिए मतलब गर्म किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, दूध को जो है गर्म करने के बाद उसे एकाएक ठंडा कर देता है। इसी को पास्चुराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का जो कार्य है यह जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, शैवाल और तड़ित के द्वारा किया जाता है। इसी को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब विनाइडीकरण समझ लीजिए क्या होता है। तो नाइट्रेट से नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ना विनाइडीकरण कहलाता है। यहाँ पे दो बातें आपको समझना जरूरी है। एक ऊपर मैंने बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है क्या है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया।
जबकि विनाइडीकरण में होता क्या है कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर वायुमंडल में मिला दिया जाता है। ये उल्टा प्रक्रिया है, इसी को विनाइडीकरण बोलते हैं। एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके का खोज किया। टीके का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। कब किया? तो 1798 में। विषाणु केवल परपोषी होते हैं, ध्यान रखिएगा, विषाणु केवल परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब किसी और के शरीर पर रहते हैं या किसी और के ऊपर रहते हैं, उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं और उसको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 3 नंबर, कोयला और पेट्रोलियम। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रहता ही रहता है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, जो कोयला पेट्रोलियम है ये संसाधन है, और संसाधन दो तरह के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, इसी को गैर परंपरागत कहते हैं, और एक होता है गैर नवीकरणीय संसाधन, इसी को परंपरागत कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा और इसको डिफाइन करता हूँ अच्छे से, जो आपको समझ में आए। देखिए, नवीकरणीय का मतलब जो क्या हो, नया नया बन जाए, उसको नवीकरणीय कहते हैं। मतलब कि जो खत्म हो और फिर से बन जाए, इसी को गैर परंपरागत कहते हैं। गैर परंपरागत का मतलब परंपरा से ये नहीं चल रहा है, बहुत पहले से नहीं आ रहा है, कुछ समय पहले शुरू हुआ है, ठीक है। जबकि गैर नवीकरणीय का मतलब कि दोबारा नहीं बन सकता, और बनेगा भी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको परंपरागत बोलते हैं क्योंकि लंबे समय से इसका प्रयोग हो रहा है। अब हम बात करते हैं नवीकरणीय या गैर परंपरागत स्रोत क्या है। देखिए, अब ये जो है नवीकरणीय या गैर परंपरागत, ये समाप्त नहीं होंगी, और होंगे तो तुरंत बन जाएंगे। जैसे बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, हाइड्रो पावर, ये सभी क्या है? ये सभी नवीकरणीय हैं या गैर परंपरागत है, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होंगे और ये कुछ समय पहले से इसका प्रयोग ज़्यादा होने लगा है। गैर नवीकरणीय संसाधन, जिसे हम लोग परंपरागत बोलते हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। इनका एक सीमित मात्रा है। इसमें कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आता है, और इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा आता है। ये क्वेश्चन TRE 3 में पूछा गया है कि नाभिकीय ऊर्जा कैसा संसाधन है, ठीक है। ये क्वेश्चन TRE 3 का पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो इतना आपको याद रखना है। आगे बात करें, जीवाश्मों की आयु का पता कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। यानी जीवाश्म का आयु पता करना है कि कब का जीवाश्म है, तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए कार्बन 14 का प्रयोग होता है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि पेट्रोल डीजल कैसे बचाएं। यानी भारत में एक पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है जिसे PCRA कहा जाता है। यह लोगों को अवेयर कराता है कि किस तरह से आप अपने जो वाहन हैं उसके पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। बात करते हैं कोयला के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, कोयला कार्बोनिफेरस युग की परतदार चट्टानों में पाया जाता है। किस चट्टानों में? तो परतदार चट्टानों में पाया जाता है, और ये अनवीकरणीय ऊर्जा, कैसी ऊर्जा है? अनवीकरणीय, मतलब कि ये दोबारा जल्दी नहीं बन सकता, बनेगा भी तो काफ़ी लंबा, हजारों लाखों वर्ष लग जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको अनवीकरणीय ऊर्जा बोला गया है। ये मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कि ऊंच कोटि का कोयला होता है, इसमें 90 से 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा आता है बिटुमिनस कोयला जो है, इसमें 55 से 65% तक कार्बन पाया जाता है, और ये सामान्य कोटि के होते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा यही कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला।
इसको घरेलू कोयला भी कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक प्रयोग इसी का किया जाता है भारत में, बिटुमिनस कोयला का। नेक्स्ट बात करें लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला में 45 से 50% कार्बन पाया जाता है और इसे हम लोग भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? तो तमिलनाडु के नवेली में। नेक्स्ट आता है पीट कोयला, जिसे हम लोग सबसे घटिया कोयला कहते हैं। इसमें 30% से निम्न कोटि का कार्बन पाया जाता है और ये अधिक धुआं देता है और राख देता है और उसमें अधिक नमी होती है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले से कोक, कोलतार, कोल गैस प्राप्त होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसकी आप टिक कर लीजिएगा। कोयले से क्या प्राप्त होगा? तो कोक, कोलतार, कोल गैस प्राप्त होता है। कोक कोयले का सबसे शुद्ध रूप है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। जो कोक होता है यह कोयले का सबसे शुद्धतम रूप है। इसे जलाने पर राख नहीं निकलता। जब आप कोक को जलाएंगे तो उसमें से राख नहीं निकलेगा। कोक बनाते समय कोयले को गर्म करने पर कोयला गैस निकलता है। यानी अगर आपको कोक बनाना है तो कोयले को गर्म करेंगे और जब कोयले को गर्म करेंगे तो कोयला गैस निकलता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कोलतार के बारे में। तो कोलतार जो है, इसका जो गंध होता है वो अच्छा नहीं होता है, मतलब कि अप्रिय होता है। इसका रंग गाढ़ा होता है, काला गाढ़ा होता है और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब कि कोलतार का जो गंध है वो अप्रिय होता है, काले रंग का होता है और ये द्रव्य के रूप में पाया जाता है। 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कितने? तो 200 का। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसको भी समझ लीजिए। तो कोलतार का उपयोग संश्लेषित रंग, जो रंग हम लोग बनाते हैं, इसमें प्रयोग किया जाता है। औषधि बनता है कोलतार से। कोलतार से विस्फोटक भी बनता है। इससे सुगंधित चीज़ें भी बनती हैं। प्लास्टिक बनता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। छत के निर्माण में भी कोलतार का प्रयोग करता है। मौत और अन्य कीट भगाने में भी इसकी प्रयोग की जाती है और नेफ्थलीन की गोली भी बनती है कोलतार से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, रट लीजिए इतना। आगे बात करें तो अब पक्की सड़क के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। अब जो है कोलतार के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? बिटुमेन का। किसमें? तो पक्की सड़क बनाने के लिए। यहाँ पे कुछ बातें दिया गया, इसको याद रखना, नोट कर लेना। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में कोयले गैस का प्रयोग पहली बार किया गया था सड़क की रोशनी के लिए। यानी लंदन में जो है 1810 में कोयले गैस का प्रयोग किया गया था और 1820 में न्यूयॉर्क में कोयले गैस का प्रयोग किया गया था सड़क की रोशनी के लिए। आजकल इसका प्रयोग ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जा रहा है। किसका? कोयल गैस का। यानी कोयले गैस का प्रयोग जो है ऊष्मा के स्रोत के लिए आज इसका उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट पेट्रोलियम के बारे में बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम पेट्रा यानी चट्टान और ओलियम यानी तेल से बना है। यानी पेट्रोलियम दो शब्द से बना है। पेट्रा जिसका मतलब चट्टान है और ओलियम जिसका मतलब तेल है। नोट दिया गया है, कुछ बातें हैं, इसको आप समझ लीजिए। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित, मतलब कि खोजा गया था, उसको ड्रिल किया गया था। ठीक है। और 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। अब यहाँ पे समझना है आपको ध्यान से कि विश्व का पहला जो तेल का कुआं खोजा गया था वो अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में खोजा गया था और यह खोजा गया था 1859 में। जबकि भारत की बात करें तो भारत में 1867 में
असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। भारत में तेल जो है असम, गुजरात, बम्बे हाई, गोदावरी कृष्ण नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है क्योंकि असम वाला अक्सर तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब असम में तेल का कुआं खोजा गया था। ठीक है, या ये भी पूछा जाता है कि तेल भारत में कहाँ कहाँ से पाया जाता है, तो इसको असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी के जो बेसिन है उसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को पेट्रो रसायन कहा जाता है। इसका उपयोग अपमार्जक जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक या प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग उर्वरक या यूरिया के रूप में किया जाता है। हम देखिए जो पेट्रोलियम है या जो प्राकृतिक गैस है, इनको जो है सम्मिलित रूप से पेट्रो रसायन कहा जाता है। और ये जो पेट्रो रसायन है इसका प्रयोग हम लोग अपमार्जक, जैसे आप सोडा शराब बनाइए, ठीक है, या क्लोरीन का गोली बनाइए। इसके अलावा रेसे बनाते हैं इससे, जैसे आप पॉलिस्टर का कपड़ा बना लीजिए, नायलॉन का रेसा बनाइए, एक्रिलिक का रेसा बनाइए। इसके अलावा पेट्रो रसायन से पॉलीथीन भी बनता है, मानव निर्मित प्लास्टिक भी बनता है। इससे प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग जो है यूरिया के रूप में यानी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी पेट्रो रसायन से जो भी हम लोगों को हाइड्रोजन मिलता है उसी से हम लोग यूरिया बना लेते हैं, खाद बना लेते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है TRE 2 में शायद 9th-10th के एग्जाम में पूछा गया था कि पेट्रोलियम को मतलब कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। LPG में सबसे अधिक ब्यूटेन तथा कम मात्रा में प्रोपेन पाया जाता है। यानी याद रखना कि LPG में सबसे अधिक क्या मिलेगा, ब्यूटेन। क्या मिलेगा, ब्यूटेन, और सबसे कम मात्रा में प्रोपेन। साथ ही LPG के साथ गंध हेतु मर्केप्टेन को भरा जाता है ताकि रिसाव होने पर पता चल जाए। ये क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़बरदस्त लाइन है। याद रखना LPG में सबसे अधिक ब्यूटेन भरा जाता है, कम मात्रा में प्रोपेन भरा जाता है। LPG के साथ गंध को यानी महक को प्रदान करने के लिए उसमें मर्केप्टेन भरा जाता है ताकि कभी भी गैस का रिसाव हो तो मर्केप्टेन महक जाए और हमें पता चल जाए कि गैस जो है ये निकल रहा है। ठीक है, प्राकृतिक गैस पाया जाता है, यानी प्राकृतिक गैस पाया जाता है कहाँ कहाँ पे, तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा में। ठीक है, तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस यानी CNG वगैरह, LPG वगैरह पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 यानी दहन और ज्वाला से। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, मैं बताता हूँ कहाँ पे। आगे चलिए। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ईंधन, कोई भी ईंधन हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जलकर ऊष्मा देगा, ऊर्जा देगा, प्रकाश देगा। 3 चीज़ देता है। यानी कोई भी ईंधन जब जलता है तो उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, और जब जलता है तो प्रकाश मिलता है, ऊष्मा मिलता है और ऊर्जा मिलता है। ग्लूकोज को कुष्कीय ईंधन कहा जाता है। जो ग्लूकोज है इसे कुष्कीय ईंधन कहते हैं, और यह बात क्लास 6 में ही हम लोगों ने बता दी थी। ज्वलन ताप मतलब कि वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई वस्तु जलना शुरू कर दे। ठीक ना, तो न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है उसे न्यूनतम ताप कहते हैं। हाइड्रोजन की ऊष्मीय क्षमता सबसे अधिक होती है। हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय क्षमता है ये सबसे ज़्यादा होता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। माचिस के बारे में बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है TRE 2 में। ठीक ना, 1 to 5 के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है माचिस के संबंध में कि माचिस के डिबिया पर या तिल्ली पर क्या लगा रहता है, ये आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं माचिस के बारे में। तो माचिस की तिल्ली जो है पॉपुलर और चीड़ के पौधे से बनता है।
जो पॉपुलर और चीड़ है इन्हीं के पेड़ से बनता है माचिस की तिल्ली। माचिस की तिल्ली पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस लगा होता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो माचिस की तिल्ली होती है ना, उस पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस लगा होता है। माचिस की जो डिब्बी होती है, इस डिब्बी पर लाल फास्फोरस तथा चूर्णित कांच, यानी कांच को उसको एकदम महीन करके, उसको चूना बना करके, मतलब एकदम बुरादा बना करके लाल फास्फोरस के साथ डिब्बी पर लगा दिया जाता है, ताकि जब भी तिल्ली को उस डिबिया पर रगड़ा जाए तो रगड़ने के बाद क्या हो, वो जल जाए। ठीक है, तो माचिस के डिब्बी पर लाल फास्फोरस के साथ चूर्णित कांच को लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, पहले जब शुरू में माचिस बनता था, शुरू में नहीं मतलब कि 10-15 साल पहले जब माचिस बनता था, तो माचिस की तिल्ली पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस लगाया जाता था। लेकिन अब थोड़ी सी बदल गई है और आजकल माचिस के तिल्ली पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगता है, बल्कि श्वेत फास्फोरस अब नहीं लगाया जाता है। क्योंकि आप 10-15 साल पहले अगर आप देखते होंगे माचिस जब जलाते होंगे तो जलाने के साथ उसमें गजब तरह की मतलब कि स्मेल और थोड़ा सा स्मेल निकलता था, जिससे लोग खांसना शुरू कर देते थे। ठीक ना, तो ये श्वेत फास्फोरस के चलते होता था, इसलिए श्वेत फास्फोरस को अब माचिस की तिल्ली पर से हटा दिया गया है। आगे चलते हैं। अब विद्युत तथा तेल में लगे आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, अब ऐसा क्यों, तो इसके पीछे कारण है, क्योंकि अगर विद्युत और तेल का जब आग लगे और उसमें जब आप पानी डालेंगे, तो विद्युत में जब पानी डालेंगे तो सीधी सी बात है वो तो आपको भी ले डूबेगा, क्योंकि करंट आपको लग जाएगी। लेकिन जब तेल से आग लगा हो वहाँ पे पानी डालेंगे तो भाई तेल तो हल्का है, पानी भारी है, तो पानी नीचे चला जाएगा, तेल ऊपर जाएगा, फिर भी आग जलता रहेगा, बुझेगा नहीं। इसलिए उस केस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की जो लेयर है उसको अवरुद्ध कर देता है और आग जलना बुझ जाता है। अच्छा ईंधन की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है कि सस्ता होना चाहिए, सुलभ मतलब आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, इसका अच्छे से भंडारण किया जा सके और अच्छा इसका ऊष्मीय मान हो, मतलब कि अच्छा खासा उसका ऊष्मीय मान होना चाहिए। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, इसको आप जानते होंगे। रॉकेट ईंधन के रूप में प्रोपलैंड का प्रयोग किया जाता है, यानी जो रॉकेट ईंधन है उसके रूप में प्रोपलैंड का प्रयोग किया जाता है, जो द्रव्य हाइड्रोजन है। क्या है, द्रव्य हाइड्रोजन है, उसी को प्रोपलैंड कहा जाता है और ये रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है, इसको चैप्टर को हम लोग पढ़ लेते हैं। 5 नंबर जो चैप्टर इसको पढ़ लेते हैं, पौधे एवं जंतुओं में संरक्षण। चलिए अब देखिए, वनोन्मूलन के परिणाम, यानी वनों का ह्रास क्यों हो रहा है। आज हमारे जो वातावरण है, इस वातावरण में लगातार वनों की संख्या घट रही है, तो इसके क्या कारण है। कारण है कि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, भौमजल स्तर का गिरावट हो रहा है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो रही है, बाढ़ में वृद्धि हो रही है और सूखा पड़ रहा है। तो वनोन्मूलन के परिणाम यही है कि जैसे जैसे जो जंगल घटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, भौमजल स्तर जो है ये नीचे जा रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, बाढ़ आ रहा है और सूखा पड़ रहा है। अब प्लांट या एनिमल है, इसकी संरक्षण कैसे किया जाता है। तो देखिए, प्लांट या एनिमल जो है इनकी संरक्षण 2 तरीके से की जाती है। एक संरक्षण होता है स्वस्थानीय संरक्षण, मतलब कि कोई पेड़ पौधे या जानवर जहाँ पे पाए जाते हैं वहीं पर उनके लिए कुछ ऐसा माहौल बना दिया जाए, कुछ ऐसा चीज़ क्रिएट कर दिया जाए जिससे उनकी संरक्षण हो सके। इसी को बोला जाता है स्वस्थानीय संरक्षण, मतलब कि जहाँ पर हैं वहीं पर उनके लिए कुछ कर देना। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैवमंडल, ये तीनों जो है
कि जहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहीं पर ये बना दिया जाता है। जबकि वह स्थानीय संरक्षण में होता क्या है कि एक स्पेसिफिक जगह पर कोई चीज़ बना दी जाती है और वहाँ पर पेड़ पौधों को या जीव जंतु को उठाकर ले जाकर रखा जाता है, या वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और जीव जंतु को वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यह होता है वह स्थान है, मतलब कि किसी और स्थान पर ले जाकर किया जाता है। और इसमें आता है बीजक बैंक, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर और मछली घर। नेक्स्ट बात करें तो भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें 12 जो है ये क्या बोलते हैं ये यूनेस्को में शामिल है। ठीक है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, संस्कृति सब कुछ शामिल किया जाता है। किसमें? तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। फ्लोरा और फौना, सबसे पहले हम लोग फ्लोरा समझते हैं। तो फ्लोरा का मतलब कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है। फौना का मतलब कि किसी विशेष क्षेत्र में जो मनुष्य हैं उनको हम लोग फौना कहते हैं। ठीक है। अब विशेष क्षेत्रीय प्रजाति की बात करें, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति तो केवल किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जीव जंतु, मतलब कि अगर किसी विशेष क्षेत्र में कोई जीव जंतु पाए जाते हैं तो उन्हें विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहा जाता है। जैसे पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र में साल का पेड़ मिलता है और जंगली आम के पेड़ मिलते हैं। कहाँ पर? पंचमढ़ी में। भारतीय विशाल गिलहरी मिलती है और उड़ने वाले गिलहरी भी पाई जाती है पंचमढ़ी में। तो ये कुछ पंचमढ़ी की कुछ विशेष प्रजाति हो गई। ठीक है। वन्य प्राणी अभयारण्य की बात करें तो वन्य प्राणी अभयारण्य में जहाँ प्राणियों को पकड़ना व मारना दंडनीय अपराध है उसको वन्य प्राणी अभयारण्य कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में आरक्षित क्षेत्र जहाँ वनस्पति जात, प्राणी जात का संरक्षण होता है। जैसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वोत्तम किस्म का सागौन का पेड़ मिलता है। संकटपान क्या होता है? तो जब कोई पेड़ पौधे या जीव जंतु 50 साल से अधिक समय से दिखाई नहीं पड़ा है तो उसे संकटपान मान लिया जाता है कि अब वो विलुप्त हो गया। रेड डाटा बुक का जो पन्ना होता है वो नारंगी कलर का होता है, इसे याद रखना। जो रेड डाटा बुक होता है इसकी पन्ना किस कलर की होती है? तो नारंगी कलर की। तो आज क्लास को इतना ही रहने देते हैं और फिर जो है नेक्स्ट दिन जो है हम लोग आगे की क्लास करेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।